हेलो दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक हॉलीवुड की मूवी जिसका नाम है द फॉरेस्ट गंप। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा इसी मूवी का रीमेक है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप। वो बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहा होता है, तभी वहाँ पे एक लेडी आ जाती है। वो उसके शूज बड़े गौर से देखता है और उसे कहता है कभी उसके पास भी सेम ऐसे ही शूज थे। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और फॉरेस्ट गंप के बचपन का वक्त हमें दिखाया जाता है, जब फॉरेस्ट गंप अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में गया हुआ था और उसे डॉक्टर अजीब तरह के शूज पहना देते हैं जिसमें लोहे के रॉड लगे हुए होते हैं। डॉक्टर उसकी माँ को बताते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, इसकी वजह से वो कभी भी ठीक से चल नहीं पाएगा। और अब नए जूतों की मदद से फॉरेस्ट गंप चलना शुरू कर देता है, लेकिन अपने नए जूतों के कारण वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाती रहती है। वो कहती है कि ईश्वर ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है, अगर बनाया होता तो तुम्हारे पैर ऐसे नहीं होते, तुम सबसे खास हो इसीलिए अलग हो। हालांकि ये बातें सच नहीं थी, लेकिन माँ की इन बातों ने फॉरेस्ट गंप के मन के अंदर पॉजिटिविटी के बीज बो दिए थे। फॉरेस्ट गंप को स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिल रहा था क्योंकि उसका आईक्यू लेवल बहुत ही कम था, लेकिन उसकी माँ प्रिंसिपल के साथ किसी तरह से सेटिंग करवा के नॉर्मल स्कूल में उसका एडमिशन करवा देती है। फॉरेस्ट गंप जब पहली बार स्कूल बस से स्कूल में जा रहा होता है तब उसे कोई भी अपने साइड में बैठने के लिए जगह नहीं देता। तभी वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम है जेनी, वो उसे बैठने के लिए जगह देती है। उसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फॉरेस्ट गंप की माँ घर में पेइंग गेस्ट रखती है और यही इनका कमाई का एकमात्र जरिया है क्योंकि फॉरेस्ट गंप के पिता नहीं है। एक दिन इनके घर में एक गेस्ट रहने के लिए आता है। ये सिंगर होता है और ये कोई मामूली सिंगर नहीं होता, ये हॉलीवुड का बहुत ही फेमस एक्टर और सिंगर था। यहाँ तक कि माइकल जैक्सन भी उससे इंस्पायर था। इसका नाम था एल्विस प्रेस्ली। अब एल्विस प्रेस्ली जब गिटार बजा रहा होता है तब फॉरेस्ट गंप वहाँ पे जाता है और अजीब तरह का डांस करने लगता है जो कि बहुत ही फनी होता है, लेकिन एल्विस प्रेस्ली को ये बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन फॉरेस्ट गंप और उसकी माँ मार्केट से जा रहे थे, तभी वो एल्विस प्रेस्ली का शो टीवी पर देखते हैं। वो वही फॉरेस्ट गंप की फनी स्टेप वाला डांस कर रहा था। यही डांस करके वो पूरी दुनिया में अब फेमस हो चुका था, लेकिन ये बात ना ही फॉरेस्ट गंप को समझ में आती है ना ही उसकी माँ को समझ में आती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गंप और जेनी ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। एक दिन वो वॉक कर रहे थे, तभी उनके क्लास के 3 बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं। वो उसे पत्थर मारने लगते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं कि तुम पागल हो। पत्थर लगने के कारण फॉरेस्ट गंप नीचे गिर जाता है। जेनी उसे उठाती है और उसे भागने के लिए कहती है। अब ये तीनों लड़के अपने साइकिल से फॉरेस्ट गंप का पीछा कर रहे होते हैं और फॉरेस्ट गंप अपनी अजीब से जूतों के साथ दौड़ने की कोशिश कर रहा होता है। धीरे धीरे उसकी दौड़ की रफ्तार बढ़ती चली जाती है और वो इतनी तेजी से दौड़ने लगता है कि उसके जूतों में लगे हुए लोहे के रॉड भी गिर जाते हैं और वो बहुत ही स्पीड से दौड़ने लगता है और तीनों साइकिल को पीछे छोड़ देता है। और यहाँ पे फॉरेस्ट गंप को पहली बार पता चलता है कि वो जूतों के बिना चल नहीं बल्कि दौड़ भी सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जेनी अक्सर फॉरेस्ट गंप के घर में सोने के लिए आती है। वो उसे झूठ कहती है कि उसके घर में कुत्ता है जिससे उसे बहुत ही डर लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गंप और जेनी अब बड़े हो गए हैं और वो 3 बच्चे जो उन्हें बचपन में परेशान करते हैं वो अभी भी उनको परेशान करते रहते हैं। और जब भी वो परेशान करने के लिए आते हैं फॉरेस्ट गंप भागना शुरू कर देता है। हालांकि वो उसे चेस करते हैं, लेकिन वो बिजली की रफ्तार से भागता है और उनके हाथ नहीं आता है। एक दिन वो भागते भागते एक फुटबॉल के ग्राउंड में पहुंच जाता है। उस ग्राउंड पर अमेरिकन फुटबॉल की मैच चल रही थी। एक प्लेयर बॉल को लेकर गोल की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन फॉरेस्ट गंप इतनी तेजी से दौड़ता है कि वो उसको पीछे छोड़ देता है। ये सब देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। कोच पूछता है ये कौन है, तभी वहाँ का एक आदमी उसे बताता है कि यहाँ का लोकल बंदा है जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप। कोच को उसकी रफ्तार अच्छी लगती है, इसलिए वो उसको टीम में शामिल कर लेता है। फॉरेस्ट गंप को कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है, तभी वो कॉलेज की टीम की तरफ से खेल पाएगा। हालांकि वो स्कूल में कभी भी पास नहीं हुआ है, हर साल वो फेल ही होता आया है, लेकिन वो अब कॉलेज में है और कॉलेज की फुटबॉल टीम में वो खेल रहा है। हालांकि इस गेम के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है। वो बस इतना जानता था कि हाथ में बॉल आए तो दौड़ लगानी है। उसे तो कभी कभी ये भी नहीं पता होता था कि उसको किस तरफ दौड़ना है। कभी कभी तो वो इतने तेज दौड़ जाता था कि वो बॉल लेकर सीधा घर में पहुंच जाता था, लेकिन फिर भी उसके कोच और बाकी स्टाफ उस पर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उसी की वजह से वो बहुत सारे मैच जीत भी रहे थे। फॉरेस्ट गंप बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है, पूरे अमेरिका में उसका नाम हो जाता है। फॉरेस्ट गंप को ऑल अमेरिकन फुटबॉल टीम में भी शामिल कर लिया जाता है जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
फॉरेस्ट गम अगले 5 साल उसी कॉलेज के ग्राउंड में कॉलेज की टीम की तरफ से खेलता रहता है और भागता रहता है। इन 5 सालों में उसे बस इतना ही पता था कि उसको बस बॉल लेकर भागना है। अब 5 सालों के बाद उसको डिग्री मिल रही थी, वो ग्रेजुएट हो रहा था। फॉरेस्ट गम कहता है, मैं तो 5 साल सिर्फ भाग रहा था और इस भागने के बदले में मुझे डिग्री मिल रही है, ये तो अजीब बात है। वो अपने माँ के साथ बात कर रहा था, तभी वहाँ पे एक आर्मी का ऑफिसर आ जाता है और उसे एक ब्रोशर देता है और उससे कहता है कि क्या तुमने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है। ये ब्रोशर आर्मी में भर्ती होने का होता है। अब फॉरेस्ट गम आर्मी में भर्ती हो जाता है। अब वो एक सोल्जर है। वो आर्मी के ट्रेनिंग के लिए आर्मी के बस से जा रहा होता है। वो बस में चढ़ता है और ड्राइवर को कहता है, मेरा नाम फॉरेस्ट गम है। तो उसे ड्राइवर कहता है, तुम्हारा नाम जो कोई भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं, तुम जाकर बैठ जाओ। वो यहाँ वहाँ जगह ढूंढता है लेकिन उसे कोई भी बैठने के लिए नहीं देता। उनमें से सिर्फ एक आदमी उसको बैठने के लिए जगह देता है जिसका नाम है बब्बा। वो फॉरेस्ट गम से कहता है, हमारे घर में सभी लोग झींगे पकड़ने का काम करते हैं, मैं भी वही काम करना चाहता था। वो एक बोट खरीद कर झींगे पकड़ना चाहता था। उसकी माँ बहुत ही अच्छे झींगे पकाती है। उसकी माँ की माँ भी बहुत अच्छे झींगे पकाती है। इन शॉर्ट बब्बा झींगों के अलावा कोई भी बात नहीं करता था। उसे सिर्फ झींगों के बारे में ही बात करना अच्छा लगता था। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे सोल्जर को गन असेंबल करने के लिए कहा जाता है। फॉरेस्ट गम बहुत ही तेजी से गन असेंबल कर लेता है। ये देखकर उसका ऑफिसर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि आर्मी के इतिहास में इतनी फास्ट गन असेंबल किसी ने भी नहीं की थी। वो कहता है कि तुमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत ही हाई है। फॉरेस्ट गम इस पे सिर्फ ओके सर कह के जवाब दे देता है। अब फॉरेस्ट गम एक दिन बेड पे सोया हुआ होता है, तभी वो देखता है कि एक मैगजीन में जेनी की न्यूड फोटो छपी हुई है। इसी कारण उसको कॉलेज से भी निकाल दिया गया है। वो छुट्टी लेता है और जेनी से मिलने के लिए चला जाता है। वो एक नाइट क्लब में काम कर रही होती है। वहाँ पे कुछ लोग उसे छेड़ रहे होते हैं। फॉरेस्ट गम उनको मारने लगता है लेकिन जेनी बीच में आ जाती है और कहती है, तुम हर बार मुझे बचाने के लिए नहीं आ सकते। दरअसल जेनी बहुत फ्रस्ट्रेट है, वो अपनी राह से भटक चुकी है। फॉरेस्ट गम कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जेनी उससे कहती है, तुम्हें नहीं पता कि प्यार क्या होता है। वो फॉरेस्ट गम से कहती है, तुम्हें याद है हमने बचपन में प्रेयर की थी कि हम चिड़िया बन जाए और दूर कहीं उड़ जाए। और ये कहते कहते वो फ्लाईओवर की दीवार पे चढ़ जाती है। तभी फॉरेस्ट गम उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। दरअसल जेनी के मन में सुसाइड के ख्याल आ रहे थे, लेकिन वो नीचे उतरती है और एक गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। वो जेनी से कहता है कि वो लोग मुझे वियतनाम भेज रहे हैं जहाँ पे जंग चल रही है। जेनी भागकर उसके पास आती है और उसे कहती है कि मुझसे वादा करो कि जब भी तुम्हें खतरा महसूस हो तुम वहाँ से भागोगे, तुम हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे। फॉरेस्ट गम जेनी को वादा करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फॉरेस्ट गम टीम के साथ वियतनाम के लिए रवाना हो चुका है। वहाँ पे फॉरेस्ट गम के साथ बब्बा भी था। बब्बा वहाँ पे एक झील को देखता है। वो फॉरेस्ट गम से कहता है, हम यहाँ पे एक बार कब्जा बना ले तो यहाँ पर हम दोनों मिलकर झींगे पकड़ेंगे। दरअसल यहाँ पे जंग चल रही होती है। बब्बा कहता है, ये जंग खत्म होने के बाद हम एक नाव खरीद लेंगे और 50-50% की पार्टनरशिप कर लेंगे। हम झील में हो या समंदर में बहुत सारे झींगे पकड़ेंगे। हमें घर खरीदने की भी जरूरत नहीं, हम नाव में ही रह लेंगे। हम रोज खाने में भी झींगे ही खाएंगे। बब्बा सिर्फ झींगों के बारे में ही बात करता है। फॉरेस्ट गम उसे अच्छा प्लान ही कह देता है। अब एक दिन ये जंगल में जब लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी दुश्मन की तरफ से इन पर हमला हो जाता है। दुश्मन ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। तभी फॉरेस्ट गम को जेनी से किया हुआ वादा याद आता है। वो वहां से भागने लगता है। वो भागकर बहुत दूर आता है, लेकिन तभी उसको ख्याल आता है कि उसके सारे टीम मेंबर तो पीछे छूट गए। तो वो फिर से वहां पे जाता है तो वो देखता है कि सारे लोग जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। वो एक एक करके सबको दुश्मन के इलाके से बाहर निकलता है, लेकिन वो बब्बा को नहीं बचा पाता और बब्बा की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे घायल सैनिकों पे इलाज चल रहा था। फॉरेस्ट गम को भी गोली लगी थी तो उसका भी इलाज उसी हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन फॉरेस्ट गम को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वो बस आइसक्रीम एंजॉय कर रहा था। वो एक आइसक्रीम अपने कैप्टन को ऑफर करता है जो कि उसके बगल वाले बेड पे थे, लेकिन वो उससे नफरत करते हैं क्योंकि उनकी दोनों टांगे कट चुकी थी और वो नहीं चाहते थे कि इस जंग में वो जिंदा बचे। लेकिन फॉरेस्ट गम ने उनकी जान बचाई थी। हॉस्पिटल में फॉरेस्ट गम एक जख्मी सोल्जर को पिंग पोंग खेलते हुए देखता है। वो उसके पास जाता है और उस गेम के बारे में पूछता है।
तो वो सोल्जर उसे कहता है ये गेम बहुत ही आसान है, बस तुम्हारी नजरें इस बॉल से हटनी नहीं चाहिए। इसके बाद फॉरेस्ट गम वो गेम खेलना शुरू कर देता है, जैसे कि उस सोल्जर ने बताया था उस बॉल से उसकी नजरें नहीं हटनी चाहिए, बस वो वही करता है। वो दिन रात हॉस्पिटल में पिंग पोंग की प्रैक्टिस करता है और उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। उसकी प्रैक्टिस देखने के लिए सैनिक वहाँ पर आकर बैठने लगे थे। ऐसे ही हॉस्पिटल में कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से उसकी साहस के लिए उसको मेडल डिक्लेयर होता है। वो लेने के लिए वो जाता है, तभी उसकी मुलाकात जेनी से होती है। लेकिन जेनी अब ड्रग एडिक्ट बन चुकी है। वो उन लोगों के साथ रहती है जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये वॉर खत्म हो जाए। यहाँ पे हमें जेनी का फ्रेंड दिखाया जाता है जिसके साथ जेनी लिव इन में रहती है। उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगते हैं, तो वो जेनी को एक थप्पड़ लगा देता है। इससे फॉरेस्ट गम बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसको बहुत ही मारने लगता है। जेनी फॉरेस्ट गम को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो रात भर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। जब सुबह हो जाती है तो आदमी जेनी के पास वापस आ जाता है और जेनी को मनाने लगता है। फॉरेस्ट गम नहीं चाहता था कि जेनी उसके पास दोबारा वापस जाए, लेकिन जेनी मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गम अब बहुत ही अच्छा पिंग पोंग खेलने लगा है। वो नेशनल लेवल का प्लेयर बन चुका है। उसे पिंग पोंग खेलने के लिए चाइना भी भेजा जाता है। अब वो एक सेलिब्रिटी बन चुका है। फॉरेस्ट गम को नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक इंटरव्यू में वो बताता है, मुझे पिंग पोंग खेलने के लिए चाइना भेज दिया, ये तो मैं अपने देश में भी खेल सकता था। फॉरेस्ट गम ऐसे ही शहर में घूम रहा था, तभी उसका कैप्टन उसे दिखाई देता है जिसके दोनों पैर कट चुके थे। उसकी जान फॉरेस्ट गम ने बचाई थी। वो फॉरेस्ट गम को कहता है, तुम एकदम बेवकूफ़ आदमी हो और पता नहीं गवर्नमेंट ने तुम जैसे आदमी को कैसे मेडल दे दिया। फॉरेस्ट गम उसे सिर्फ यस सर बोलता है। बाद में वो उसे घर में लेकर आता है। वो उसे कहता है रिटायर होने के बाद वो एक शिप खरीदेगा। उसने बाबा को वैसा वादा किया था। फॉरेस्ट गम की ये बात सुनकर वो हंसने लगते हैं और कहते हैं, अगर तुमने शिप खरीद ली तो तुम्हारी मदद करने के लिए शिप पर मैं जरूर आऊँगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। उसके बाद वो दिन आता है जब फॉरेस्ट गम को उसकी सर्विसेज से रिटायर किया जाता है। वो ऑफिसर से पूछता है, क्या मैं अब पिंग पोंग नहीं खेल सकता? तो वो कहता है, तुम सेना में तो नहीं खेल सकते। उसके बाद वो सीधा निकलता है और बाबा के घर में जाता है। वहाँ पे उसकी माँ से मिलता है और उनसे कहता है कि मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं उसके साथ मिलकर एक बड़ी सी नाव खरीदूंगा और हम पार्टनरशिप में काम करेंगे और हम दोनों मिलके बहुत सारे झींगे पकड़ेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बाबा की माँ कहती है, क्या तुम पागल हो? फॉरेस्ट गम को सेना से रिटायर होते वक्त 25,000 रुपए डॉलर मिले थे। वो उससे एक नाव खरीद लेता है, लेकिन कई दिनों तक मेहनत करने के बाद भी उसे एक भी झींगा नहीं मिलता। दिन बाद उसे 2-3 झींगे मिलते हैं। एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुमने अपने नाव का नाम अब तक नहीं रखा है, शायद इसी वजह से ये मनहूसी छाई हुई है। इसके बाद फॉरेस्ट गम अपनी बोट का नाम रखता है जेनी, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार जेनी से ही करता था। एक दिन फॉरेस्ट गम देखता है कि समंदर के किनारे उसके कैप्टन बैठे हुए हैं। उन्होंने उससे वादा किया था अगर फॉरेस्ट गम ने शिप खरीद ली तो उसका साथ देने के लिए वो जरूर आएंगे। फॉरेस्ट गम अपनी चलती हुई नाव को वैसे ही छोड़कर तैरकर उनके पास आता है। वो कहते हैं कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हें सर कहूँगा, मैं सिर्फ तुम्हें किया हुआ वादा पूरा करने के लिए आया हूँ। फॉरेस्ट गम उन्हें यस सर कहता है। तभी हम देखते हैं फॉरेस्ट गम वो चलती हुई नाव छोड़कर आया था, वो जाके किनारे से टकरा जाती है। अब ये दोनों मिलकर समंदर में झींगे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी इन्हें एक भी झींगा नहीं मिलता। लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी हार नहीं मानते। एक दिन ये दोनों झींगे पकड़ने के लिए समंदर के बहुत अंदर चले जाते हैं। तभी तूफान आ जाता है। ये दोनों रात भर उस तूफान में फंसे रहते हैं। सुबह जब तूफान शांत हो जाता है तो ये किनारे पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे सारी बोट बर्बाद हो चुकी है। और इसका मतलब ये भी था कि झींगे पकड़ने के लिए अब सिर्फ इन दोनों की बोट ही बची है। और अब क्योंकि झींगे पकड़ने के लिए और कोई नाव नहीं होती तो सारे झींगे इन्हीं को मिलते हैं और ये दोनों मिलकर इतने झींगे पकड़ लेते हैं कि ये बहुत ही अमीर बन जाते हैं। अब इनके पास बहुत सारी शिप है। इन्होंने खुद की कंपनी भी शुरू कर ली है जिसका नाम है बबा गम। अब इनकी कंपनी पूरे अमेरिका में फेमस हो गई है। एक दिन फॉरेस्ट गम ऐसे ही शिप पर काम कर रहा था, तभी उसको पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है।
ये सुनकर वो चलती हुई नाव से कूद जाता है और दौड़ते हुए अपने घर में पहुंच जाता है। कुछ दिन बाद उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अब वो डिसाइड करता है कि वो फिर से शिप पे नहीं जाएगा। वो अपने माँ के घर में ही रहने लगता है। वो एक घास काटने की जॉब पकड़ लेता है। एक दिन फॉरेस्ट गम को उसके कैप्टन का खत आता है। उस पे लिखा हुआ होता है कि उन्होंने उसके सारे पैसों को एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। अब तुम्हें पैसों की कभी कमी नहीं होगी। उस लेटर पे एप्पल का साइन था। तो फॉरेस्ट गम को लगता है कि कैप्टन ने उसका सारा पैसा किसी फल की कंपनी में लगा दिया है, जबकि कैप्टन ने उसका सारा पैसा एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था, जो कि आईफोन बनाती है। लेकिन फॉरेस्ट गम को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वो दोनों अब मिलियनियर बन चुके थे। फॉरेस्ट गम अपनी कमाई का बहुत सारा हिस्सा चर्च को डोनेट कर देता है। कुछ हिस्सा वो हॉस्पिटल को डोनेट कर देता है और कुछ हिस्सा बाबा की माँ को देता है। बाबा की माँ जो कि दूसरों के घर में काम किया करती थी, अब उसकी खुद की एक मेड है। लेकिन फॉरेस्ट गम अपनी जिंदगी में बहुत उदास है। वो जेनी को बहुत मिस करता है। और एक दिन जेनी वापस आ जाती है। वो जेनी को नहीं पूछता कि वो क्यों वापस आई है और ना ही वो ये जानना चाहता है कि वो क्यों आई है। दरअसल जेनी की पूरी जिंदगी दुख में गुजरी हुई होती है। छोटी उम्र में ही वो प्रोस्टिट्यूट और ड्रग्स एडिक्ट बन जाती है। लेकिन अब वो फॉरेस्ट गम के पास आ गई है। ये दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। फॉरेस्ट गम दिन भर उसके साथ बहुत सारी बातें करता है। एक दिन फॉरेस्ट गम जेनी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जेनी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो। उस रात फॉरेस्ट गम और जेनी एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट गम उठता है और देखता है तो जेनी घर छोड़कर जा चुकी थी। जेनी ने फिर एक बार फॉरेस्ट गम को अकेला छोड़ दिया था। इस बात से उसे बहुत ही दुख होता है और उसका मन करता है कि वो जोर से भागे और वो भागना शुरू कर देता है। वो लगातार कई दिन, कई महीने, कई साल भागता रहता है। लोग उससे पूछते हैं कि तुम क्यों भाग रहे हो, लेकिन फॉरेस्ट गम किसी वजह से नहीं भाग रहा था। वो तो इसलिए भाग रहा था क्योंकि बस उसका मन कर रहा था। फॉरेस्ट गम को फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। उनको लगता है कि इसके पीछे उसका बहुत बड़ा मकसद होगा। फॉरेस्ट गम को भागते भागते अब 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी दौड़ते दौड़ते वो एक जगह पर रुक जाता है। सबको लगता है अभी वो कुछ बोलेगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो सिर्फ इतना ही बोलता है कि अभी मुझे आराम करना है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। और इसके बाद वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद उसे जेनी का एक लेटर मिलता है। उसमें जेनी का एड्रेस होता है और जेनी ने उसे अपने घर बुलाया हुआ होता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हमें वही बस स्टॉप दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठा हुआ था। वो उस लेटर को अपने साइड में बैठी हुई लेडी को दिखाता है। वो लेडी कहती है इस एड्रेस पे जाने के लिए तुम्हें बस पकड़ने की जरूरत नहीं है। वो लेडी फॉरेस्ट गम को वहाँ तक जाने का रास्ता बताती है। फॉरेस्ट गम दौड़ते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसे जेनी मिलती है। जेनी फॉरेस्ट गम को उसके बेटे से मिलाती है। वो कहती है इसका नाम गम्प है और ये तुम्हारा बेटा है। फॉरेस्ट गम अपने बेटे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जेनी उसे कहती है मैं बहुत बीमार रहती हूँ। फॉरेस्ट गम कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, अगर तुम बीमार पड़ोगी तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। जेनी फॉरेस्ट गम को पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो फॉरेस्ट गम हाँ कह देता है। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। उनकी शादी में फॉरेस्ट गम के कैप्टन भी आए हुए होते हैं। उन्होंने भी अब शादी कर ली है। साथ ही साथ उन्होंने नकली पैर भी लगा ली है क्योंकि उनके पास अब बहुत सारे पैसे हैं। शादी के कुछ वक्त बाद ही जेनी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन फॉरेस्ट गम के पास अभी उसका बेटा है। उसकी पूरी जिंदगी उसके आसपास ही घूमती रहती है। वो उसे पिंग पोंग खेलने के लिए सिखाता है। उसका पूरा दिन उसके बेटे के साथ बिजी रहता है, लेकिन साथ ही साथ वो जेनी को भी बहुत मिस करता है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गम जिस तरह से बचपन में स्कूल जाया करता था, वैसे ही बस से उसका बेटा भी स्कूल जाने लगता है। फॉरेस्ट गम बचपन से एक नॉर्मल बच्चा नहीं था, लेकिन उसने जो भी काम किया वो पूरे लगन से, मेहनत से किया। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।